स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। और आपको पता है कि जो बैक्टीरिया ये भी क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बैक्टीरिया है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको। तो पहला है इसमें ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है इसमें ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव कौन से होते हैं? जो कलर को जो मतलब कलर ले लेते हैं उन्हें कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव कौन से होते हैं? जो कलर को अपने अंदर नहीं लेते हैं, यानी कि जिस पिगमेंट के अंदर उनको डालें उस कलर को वो अगर ना लें तो उसे कहते हैं ग्राम नेगेटिव। और जो उस कलर को जिस कलर में उसको या जो भी पिगमेंट में हमने उसको डाला है और वो उसको अपने अंदर रिटेन ना करें, यानी कि ग्राम जो स्टेन है, ग्राम स्टेन जो है उसको अगर वो अपने अंदर रिटेन ना करें तो उन्हें कहेंगे ग्राम नेगेटिव। और जो उसको स्टेन को अपने अंदर ले लेते हैं उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, आप इसे कलर से भी समझ सकते हैं। जो अपने अंदर कलर को ले लें, जिस कलर के अंदर या जिस पिगमेंट के अंदर आप उसे डाल रहे हैं वो उस कलर को अगर ले लेते हैं तो वो तो हो जाता है ग्राम पॉजिटिव। और जो उसको नहीं लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे बैक्टीरियल सेल, एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप इज़ प्रेजेंट। तो एक केमिकल सेल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल जो है, कॉम्प्लेक्स सेल का क्या होता है? एनवलप इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एक जो बैक्टीरियल सेल होती है उस बैक्टीरियल सेल में एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल का जो एनवलप है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये जो एनवलप होता है विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, इसके अंदर क्या होंगी, या इसे ये कह सकते हैं कि इसके अंदर 3 लेयर्स इसके अंदर होती हैं। एक आउटर मोस्ट होती है, एक इनर होती है और एक मिडिल होती है। तो जो आउटर मोस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स उसको बोलते हैं। मिडिल वन जो होती है उसे सेल वॉल कहते हैं। और उसके अंदर वाली जो होती है, जो बिल्कुल इनसाइड होगी, इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनमें 3 लेयर इसके अंदर होती हैं। ये जो केमिकल का बना हुआ है इसके अंदर एक एनवलप में ये प्रेजेंट होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो एक केमिकल से बने हुए एनवलप के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये जो केमिकल वाली जो सेल है ये 3 पार्ट्स में कंसिस्ट होती है। पहली बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसे कहेंगे ग्लाइकोकैलिक्स इसको कहते हैं। मिडल वाली लेयर को क्या बोलते हैं? इसको सेल वॉल कहेंगे। और इसके इनसाइड जो एक और लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन हम इसको कहेंगे। ठीक है, फाइनली बिल्कुल अंदर जाकर होती है सेल मेम्ब्रेन, बीच वाली सेल वॉल, बाहर वाली ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे उसको। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलिक्स मे बी एज लूज शीथ इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लिम लेयर। तो ये जो होती है या स्लाइम लेयर हम इसको कह सकते हैं। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स जो है इसकी जो सेल्स होती हैं बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज होती हैं। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ये कैसी होती है? एक लूज शीथ इसके अंदर होती है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसमें जो लगने वाली जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली अरेंज होती हैं। और जब लूजली अरेंज है तो क्या बनेगी? इनसे एक लूज शीथ इनसे बन जाएगी। शीथ क्या है? एक टाइप की लेयर है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लिम लेयर या स्लाइम लेयर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें इन सम अदर बैक्टीरिया ग्लाइकोकैलिक्स में भी थिक एंड टफ कॉल्ड कैप्सूल। और किसी बैक्टीरिया में क्या होता है, कुछ में तो ये बहुत ज़्यादा ढीली मतलब लूजली अरेंज होगी, किसी बैक्टीरिया में क्या होगा कि ये जो आउटर लेयर होती है ये बहुत ज़्यादा टफ और थिक होती है, बहुत मोटी होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल कहते हैं। तो इसी की वजह से जो बैक्टीरिया है वो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। तो कैप्सूल लाइक लेयर इसके चारों तरफ होती है जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेमी परमेबल हैविंग मीजोजोम इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबल्स एंड लेमेली। अब आपको मैंने बताया था कि अभी 3 लेयर हमने आपको भी समझाई हैं इसमें। तो इसके जो बिल्कुल अंदर वाली जो लेयर होती है जिसे क्या कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। वो कैसी होती है? सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल से आप समझ रहे होंगे जो पूरी तरह से मतलब ऐसी ना हो कि वाटर को अंदर बाहर ना जाने दे। ऐसी होती है कि वाटर या जो भी मटेरियल है उसको थोड़ा अंदर बाहर जाने दे, उसी को हम बोलते हैं सेमी परमेबल। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इसके अंदर होती है जिसमें क्या होगा? मीजोसोम की लेयर होती है। मीजोसोम्स इसके अंदर होते हैं। और जो मीजोसोम्स होते हैं, मीजोसोम भी क्या है? एक तरह की लेयर है। ठीक है, मीजोसोम क्या है? एक तरह की लेयर है। और इसके अंदर क्या होती हैं? वेसिकल्स बन जाती हैं। वेसिकल्स आपको पता होंगी, ये जो होती है इस टाइप का जो स्ट्रक्चर बना लेती है मीजोसोम मुड़ के, उसे बोलते हैं वेसिकल। कभी कभी ये ट्यूबुल्स फॉर्म में भी हो जाती है, ऐसे लंबाई में ऐसे भी हो जाएगी। कभी कभी इसमें क्या बन जाती है? लेमिली बन जाती हैं।
ठीक है। तो अब नेक्स्ट है इसमें, दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। अब ये जो है ये किस में हेल्प करेंगी, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है डीएनए रेप्लिकेशन, और साथ ही साथ डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। एक तो सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, दूसरा डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। डीएनए का रेप्लिकेशन क्या होता है, जब डीएनए अपनी ही जैसी कॉपियों को बनाता है, जीरोक्स कॉपी जब वो बनाता है उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिका का मतलब ही होता है कॉपी बनाना। तो डीएनए जब अपनी कॉपी बना रहा होगा तब उस वक्त ये हेल्प करेगी। और साथ ही साथ जब डॉटर सेल्स इसमें बनती हैं तो डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना, उनको वितरित करने में, एक से दूसरी जगह भेजने में, ये इस तरीके से उनमें हेल्प करती है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मोटाइल बैक्टीरियल सेल कंटेन फ्लैजिला। अब जो मोटाइल बैक्टीरियल सेल होती है, अब आप मोटाइल से ही समझ रहे होंगे, मोटाइल का मतलब ही क्या होता है, मूव, है ना। जो सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो एक से दूसरी जगह जाती हैं, जो मूव कर सकती हैं, उन्हें बोलते हैं मोटाइल। तो ये मोटाइल बैक्टीरियल जो होती हैं, अब मोटाइल हैं तो वो किसकी वजह से कर रही होंगी, फ्लैजिला की वजह से कर रही होंगी। अब ह्यूमन बीइंग की तरह इनके पास हाथ पैर तो है नहीं, तो किससे हेल्प कर, किससे जाएंगी एक से दूसरी जगह पर, फ्लैजिला से जाएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा फ्लैजिला क्या होता है। फ्लैजिला होते हैं ये जैसे बैक्टीरिया है, इसके आसपास ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला कहते हैं। ठीक है। अब ये क्या करेंगे, विच इज़ कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट। ठीक है, किससे बनते हैं ये, फिलामेंट से बने हुए होते हैं, ये कंपोज्ड होते हैं। और हुक एंड बेसल बॉडी, या तो ये फिलामेंट लाइक होंगे, है ना, ये जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, या फिर हुक लाइक हो सकते हैं, बेसल बॉडी, और या फिर उसके होंगे बेसल बॉडी के, ये इस तरीके से बने हुए हो सकते हैं, जिससे कि ये जो मोटाइल सेल है, बैक्टीरियल सेल जो, वो ईजीली एक से दूसरी जगह पर जा सके। और वहाँ पर बेसल बॉडी से मतलब क्या है, ये चिपक भी सकते हैं इससे। नेक्स्ट है इसमें पाइली एंड फिम्बरी आर द अदर सरफेस स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच विद होस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। तो इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, पाइली या फिर फिम्बरी कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं कि अदर सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, जो इसकी बाहर वाली जो लेयर है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं पाइली या फिर फिम्बरी होते हैं। और ये क्या करते हैं, दैट हेल्प द बैक्टीरिया टू अटैच विद होस्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। या तो किसी होस्ट से चिपकने में हेल्प करते हैं, है ना, कोई अगर दूसरा होस्ट है उससे वहाँ चिपकने में हेल्प करेंगे दूसरा, या फिर कोई और सब्सटेंस है वहाँ पर, कुछ और है, होस्ट नहीं है, कुछ जैसे रॉक भी हो सकती है या फिर हिल वगैरह हो सकते हैं, तो वहाँ पर चिपकने में ये इस तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे इन प्रोकैरियोट्स। अब बात हो रही है प्रोकैरियोट्स की, और प्रोकैरियोट, जैसे ही प्रोकैरियोट वर्ड आए तो आप तुरंत समझ लेना कि जो प्रोकैरियोट जो होते हैं ये वेल डेवलप नहीं होते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। ऐसे ही सेल्स जिनके अंदर एक प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस जैसे ही आपके दिमाग में आए तो आप समझ लेना कि उसका जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक मटीरियल कहाँ पर है, सेल में प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जेनेटिक मटीरियल होता है। और वो जेनेटिक मटीरियल जो है एक मतलब वो बाउंडेड नहीं है किसी भी मेम्ब्रेन से, है ना, बाउंड नहीं है वो किसी भी मेम्ब्रेन से। जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन अगर वहाँ पर नहीं है, वो बाउंड नहीं है, तो उसी को हम बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स उनको बोलते हैं। ऐसे होते हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये। इसमें क्या बताया जा रहा है कि राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद सेल मेम्ब्रेन हैविंग टू सब यूनिट्स। अब जो राइबोसोम्स है वो किससे अटैच होते हैं, वो अटैच होंगे सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, अंदर की तरफ है, बिल्कुल यहाँ 3 लेयर बताई थी, तो अंदर की तरफ है। और वहाँ पर राइबोसोम है, राइबोसोम इस तरीके से अटैच है। अब इनमें क्या है, 2 सब यूनिट्स हैं, 2 इसमें सब यूनिट्स होती हैं, यूनिट होंगी और सब यूनिट, यानी कि यूनिट का ही पार्ट बोलेंगे, सब यूनिट उसे कहेंगे। अब ये इस तरीके से अटैच होते हैं और उसमें भी 2 यूनिट्स होती हैं, एक 50S होती है और एक कौन सी होती है, 30S होती है। और ये दोनों मिलकर किसके बनाती हैं, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बनाती हैं। ठीक है, किसे बनाएंगी, 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को बनाएंगी। और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 50S आ जाएगा, यहाँ पर 30S होगा, और ये दोनों मिलकर किसको बना रही होंगी, 70S राइबोसोम को बना रही होंगी। हालांकि इसको ऐड जब आप करेंगे ना तो 80 आएगा, लेकिन इसे 70 ही बोलेंगे। ठीक है, ऐड करने पर 80 आएगा, लेकिन आपको क्या बोलना है, इसको 70।
अब नेक्स्ट है इसमें राइबोसोम्स। राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम ही वो जगह है जहाँ पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन बनती है ना। सिंथेसिस जहाँ पर होगी वो राइबोसोम के अंदर होगी। वो उसको वो साइट प्रोवाइड कराता है जहाँ पर प्रोटीन बनेगी। ठीक है, कौन प्रोवाइड करा रहा है, राइबोसोम करा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर राइबोसोम्स अटैच्ड विद mRNA टू फॉर्म अ चेन आर कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स। अब ये जो राइबोसोम्स है ये किसके साथ अटैच हो जाते हैं, अटैच्ड विद mRNA से अटैच हो जाएंगे। और mRNA क्या करेगा, टू फॉर्म अ चेन, और ये एक चेन बनाएगा। किसकी चेन बनाएगा, मतलब प्रोटीन की। इस तरीके से यानी काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स आपस में आके मिलते चले जाएंगे और एक चेन बन जाएगी, और उसे क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम्स हम उसको कहेंगे। ठीक है, देखो पॉलीराइबोसोम जैसे ये mRNA है, ये mRNA है, ये पूरी जो डिटेल है आप इसे 12th क्लास में पढ़ेंगे। mRNA है, यहाँ पर जो राइबोसोम है वो यहाँ आकर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं, इस तरीके से, उसे बोल रहे हैं हम पॉलीराइबोसोम। यहाँ पर क्या आता है, एक tRNA भी होता है। tRNA इसकी हेल्प करता है। tRNA क्या लेकर आता है अपने साथ, tRNA अमीनो एसिड्स को अपने साथ लेकर आता है, और वो यहाँ पर इनको छोड़ता चला जाता है। इस तरीके से एक तो यहाँ पर दो बातें प्रूफ हो जाती है, एक तो पॉलीराइबोसोम बन जाएगा, काफ़ी सारे राइबोसोम यहाँ आ गए तो उसको हम पॉलीराइबोसोम कहेंगे। और tRNA अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, अमीनो एसिड को ला रहा है, तो अमीनो एसिड वहाँ पर छोड़ता जाएगा, और इस तरीके से अमीनो एसिड की एक लंबी चेन बन जाती है, उसे क्या बोलते हैं, पेप्टाइड चेन कहते हैं। और जब ये पेप्टाइड चेन बहुत बड़ी हो जाती है तो यही किस में बदल जाएगी, ये बदल जाएगी प्रोटीन में। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इतना समझना है यहाँ पर कि जो राइबोसोम है वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराता है, साथ ही mRNA के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पॉलीराइबोसोम को बना देगा। ठीक है, उसमें अटैच हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है कि रिजर्व मटीरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एज। अब देखो जो भी रिजर्व फूड मटीरियल जो होता है ना, रिजर्व फूड मटीरियल जो वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो साइटोप्लाज्म में रहता है। ठीक है, कहाँ रहेगा, साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर होता है एज सेल इंक्लूजन बॉडीज़। नेक्स्ट है यहाँ पर विच में कंटेन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा। जिसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि फॉस्फेट हो सकता है और ग्रेन्यूल्स हो सकती हैं, ग्लाइकोजन हो सकता है और ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। रिजर्व फूड मटेरियल कहाँ पर रहता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और ये जब भी इसको प्रॉब्लम होती है या कुछ ऐसा इसको फील होता है तो यहाँ से ये क्या करता है, उसको फूड सप्लाई करने का भी ये काम करता है। अब नेक्स्ट है इसमें गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। एक और होती हैं गैस वैक्यूल्स, है ना। गैस वैक्यूल्स यानी कि पूरी तरह से एम्प्टी होती हैं अंदर से, और गैस वैक्यूल्स इस तरीके से होंगी, और ये किस में प्रेजेंट होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी में होती हैं, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया होते हैं। आप समझ ही गए होंगे, फोटोसिंथेटिक अगर आ रहा हो तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको डिटेल में बताने की ज़रूरत है। जहाँ भी फ़ोटो लग जाए तो यानी कि वो उसका कनेक्शन किससे है, लाइट से है, और अपना फूड वो खुद से बना रहा है। तो उनके अंदर क्या होती हैं, गैस वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट इसमें बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल की। हमने प्रोकैरियोटिक जो सेल है वो तो हमने समझ ली, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। अब ऐसे ही यहाँ पर यूकैरियोट का मतलब क्या है, यू का मतलब होता है वेल, या फिर हम कह सकते हैं गुड। ठीक है, ऐसी सेल्स जिनके अंदर क्या है, एक वेल न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रेजेंट है ना, गुड या अच्छा न्यूक्लियस जिनके अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल हम कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। यानी कि जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो वेल डेवलप हैं, उनके अंदर कौन सी सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा फाइलम आपने पढ़ा होगा, कहाँ पढ़ा है ये, 9th क्लास में पढ़ा है, 10th। और ये प्रोटिस्टा मैंने रिसेंटली आपको अभी जो एनिमल किंगडम है वहाँ भी समझाया प्रोटिस्टा। प्लांट्स है ना, ये भी पढ़ा है आपने, एनिमल्स और फंगी। ये इनके अंदर ये जो मतलब पर्टिकुलर फाइलम्स हैं, इनके अंदर ये यूकैरियोटिक सेल्स वहाँ पर मिलती हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। अब यहाँ पर आपने अभी क्या समझा कि यूकैरियोटिक सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। अब भैया जब न्यूक्लियस वेल डेवलप है तो उसके अंदर क्या हो रहा होगा, उसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी वेल डेवलप होंगे।
होंगे कि नहीं होंगे। यहाँ पर जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो इसके अदर जो इसके मतलब एसेसरी ऑर्गन्स जो हैं वो भी क्या होंगे, वेल डेवलप होंगे। और उन वेल डेवलप ऑर्गन्स के आसपास क्या होगा, वहाँ पर भैया वहाँ पर जो है जो मेम्ब्रेन है वो भी वहाँ पर होगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे वो। अब इन इतने सारे ऑर्गेनेल्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होगा कि उसके साइटोप्लाज्म में क्या बन जाएंगी, कंपार्टमेंट्स बन जाएंगी। कंपार्टमेंट्स समझते ही होंगे, छोटे छोटे से मतलब चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ठीक है, चैम्बर बन जाते हैं, आप ये समझ सकते हैं, छोटे छोटे से चैम्बर वहाँ पर या कक्ष बन जाते हैं। और इस तरीके से ये होता है। और किसकी वजह से होगा, इन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स की वजह से, ठीक है। और ऑर्गेनेल्स इतना तो पता होगा, ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये सभी क्या है, ऑर्गेनेल्स है और सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, द सेल्स कंटेन सेल ऑर्गेनाइज वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये पॉइंट तो मैंने अभी आपको समझाया है, इसे मैं एक्सटेंड नहीं करूँगी। नेक्स्ट है इसमें द जेनेटिक मटीरियल आर अरेंज्ड इन क्रोमोसोम्स। और इसका जो जेनेटिक मटीरियल है वो किस में अरेंज होता है, क्रोमोसोम्स में अरेंज होता है। क्रोमोसोम्स का आपको पता है, क्रोमोसोम्स ही क्या करते हैं, हमारी जो प्रीवियस जनरेशन की इन्फॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो कहाँ पर होगा, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा। न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेल के अंदर है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, जेनेटिक मटीरियल है। जेनेटिक मटीरियल किस में अरेंज हो रहा है, क्रोमोसोम में हो रहा है। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है। हालांकि सब में थोड़ा वेरी करता है, लेकिन ऑलमोस्ट आपने ऐसा ही देखा होगा, तो ऐसा होता है। और ये जो जेनेटिक मटीरियल जो है, जेनेटिक मटीरियल से मतलब यहाँ पर पता है किससे है, डीएनए से। डीएनए क्या बना रहा है, क्रोमोसोम बना रहा है। इस तरीके से यहाँ पर कॉइलिंग फॉर्म में डीएनए रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे, प्लांट सेल्स डिफर इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर कंपेयर्ड टू एनिमल सेल। अब जो प्लांट सेल्स होती हैं इनमें क्या होगा, प्लांट सेल्स कैसे एनिमल सेल से डिफरेंट है, तो ये इस तरीके से डिफरेंट है क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल होती है, प्लास्टिड्स होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, इनके अंदर होंगी, किसके अंदर होती हैं, प्लांट्स के अंदर। और एनिमल सेल में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एनिमल सेल में ना तो सेल वॉल होती है, ना प्लास्टिड्स होते हैं, ना बड़ी बड़ी इसके अंदर वैक्यूल्स होती हैं। इस तरह बड़ी बड़ी वैक्यूल्स भी इसके अंदर नहीं होती हैं। और प्लांट सेल के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जबकि एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होंगी। यहाँ से आप एक पॉइंट ये भी क्लियर कर सकते हैं कि जो एनिमल सेल है और मतलब जो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, है ना। डिफरेंस ये है, जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होगी, प्लास्टिड्स होंगे और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होंगी, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता है। अब देखो एनिमल सेल में इसकी जगह पर क्या रहता है, एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रियोल्स, ये भी एक ऑर्गेनल है, विच आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, और ये सेंट्रियोल्स जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए इनका डायग्राम, ये है इनके अंदर ये सेल है, ये वाली ये इसमें, और ये नीचे वाली प्लांट सेल है। प्लांट सेल के बारे में हम और डिटेल में कल बताएंगे। और ये आप देख लीजिए तब तक, ये क्या है, इसमें ये एनिमल सेल है, और इसमें आप देख ही रहेंगे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। इसमें न्यूक्लियस है, वेल डेवलप न्यूक्लियस है, ये देख रहे होंगे आप। इसमें 3 मेम्ब्रेन है इसमें, और इस तरीके की ये मेम्ब्रेन होती है, और ऐसी इसकी जो सेल है वो इस तरीके से बनी हुई होती है मेम्ब्रेन्स की हेल्प से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हुआ होगा। और थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सेल की, प्लांट सेल की।